अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख लिख अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल अपनी उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, लिख अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल अपनी उस किस्मत से, है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिलों तक पहुंचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बात की जा रही है संज्ञानात्मक विकास की, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग की, जिसके जो प्रतिपादक हैं वो जीन पियाजे जी को जाना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की जो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं, तो इस कथन के अनुसार जो करेक्ट आंसर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की वो है यहाँ पे फ्रायड के अनुसार। तो आपको बता दें कि फ्रायड के अनुसार बालक के प्रारंभिक अनुभव ही उसके बाद के विकास में महत्वपूर्ण बल देते हैं। तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो है फ्रायड। और पहले ही हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, सेकेंड वीडियो में बता दिया है दोस्तों कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बता दें कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई है दोस्तों, इदम, अहम एवं परम अहम। ओके, और सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनुष्य का जो आंतरिक मन एवं उसकी बुद्धि के कार्य करने का आधार है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे हम आपको जीन पियाजे जी के बारे में भी समझाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जो विकास होता है वो उसके कुछ सिद्धांत हैं, और जो कि यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से आपको बता दें जो विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का जो सिद्धांत है ये विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं होता। दोस्तों आपको बता दें कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसमें वृद्धि एवं विकास दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ शुरू हो जाती हैं। तो वृद्धि जो होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है, और जो ये क्वांटिटेटिव होती है, हम इसे माप सकते हैं कितनी हाइट है बच्चे की, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं वृद्धि। लेकिन जो विकास होता है वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये होता है क्वालिटीफुल होता है, ये क्वांटिटी में नहीं होता कि हम इसे माप सकें। तो देखिए विकास की जो सिद्धांत है वो क्या क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है कि विकास लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत तक यह प्रक्रिया चलती है। ओके, और वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हर इंडिविजुअल में जो विकास का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। दो एक साथ, इवन कि जो 2 एक साथ जन्म लेने वाले बच्चे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी विकास जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि उनमें वृद्धि एक जैसी हो रही है, वृद्धि भी अलग हो सकती है उनमें और विकास भी अलग होगा। और अगर हम बात करें दूसरे सभी इंडिविजुअल्स की, तो वो तो बिल्कुल ही सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें जो है विकास जो होता है अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखिए पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इसके बाद देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, और प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत होता है, और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। और विकास पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है फैक्टर वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, किस तरह से वो अपने माता पिता से उसमें क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को जो है वो जन्म से ग्रहण करता है। और वातावरण यानी कि बाहरी वातावरण का
उसके चारों ओर का वातावरण कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, इन सब से जो है उसके विकास पे यानी कि डेवलपमेंट पे और पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी इरेक्शन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हम आपको बता देते हैं कि इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित 8 अवस्थाओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी जन्म के बाद जो उसमें जो वृद्धि और विकास होती है तो वो अपनी आयु की अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इन अवस्थाओं के अनुसार उन्हें क्या नाम दिया जाता है इरेक्शन के अनुसार हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आती है जो अवस्था वो है शैशवावस्था, जिसे कि विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था भी कहते हैं। नंबर 2 पे आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था कहते हैं। नंबर 3 पे आती है खेल अवस्था, जिसे पहल बनाम दोषिता या पहल बनाम ग्लानि की अवस्था कहते हैं दोस्तों। नंबर 3 वाली अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछा गया है, जो कि हम आपको भी बताने वाले हैं। देखिए नंबर 4 पे आती है स्कूल अवस्था, यानी कि परिश्रम बनाम हीनतावस्था। 5th नंबर पे आती है किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका अवस्था। तरुण वयस्कावस्था आती है, जिसमें घनिष्ठ बनाम विलगन होता है। और फिर लास्ट में आती है मध्यावस्था एवं परिपक्वता अवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। पहल बनाम ग्लानि की अवस्था जो होती है वो इरेक्शन के द्वारा दिए गए 3rd स्टेज में आती है, यानी कि 3 से 7 वर्ष की अवस्था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था को जो है पहल बनाम ग्लानि या पहल बनाम दोषिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इस अवस्था में क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि जो बालक होता है यह बालक की पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो जो होता है वो है 4 से 6 वर्ष की आयु, जिसे कि पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और दूसरी है 7 से 12 वर्ष, जिसे कि पश्च बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये जो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष की अवस्था, इसमें जो माता पिता बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से चीज़ों के बारे में समझता है, पूछता है, जानने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक बहुत अच्छे से बोलने लगता है, चीज़ों को जानने लगता है। सेंसरी जो डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है बालक का। बालक अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख के, सुन के पहचान लेता है, और जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो जो होते हैं इसके डेवलप हो चुके होते हैं, उनके थ्रू वो पहचान कर लेता है चीज़ों की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है हम आपको बता दें। पहल बनाम ग्लानि की अवस्था में क्या होता है कि जब बालक जो होता है कि जब कुछ भी कार्य करना चाहता है बालक, यानी कि कुछ नया करना चाहता है, और जब उसे अभिभावक द्वारा बच्चों को डांट दिया जाता है, अथवा अभिभावक यानी कि माता पिता के द्वारा जो है किसी भी कार्य को पहल करने पर उसकी आलोचना की जाती है, यानी कि माता पिता उसे उस काम को करने से मना कर देते हैं कि बेटा आपको ये काम नहीं करना है, तो उस वक्त जो है बच्चे में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, अथवा बच्चे द्वारा इस प्रकार के कार्य करने की इच्छा व्यक्त किए जाने पर जब उसे दंडित किया जाता है, किसी भी कार्य को करने की जब वो इच्छा जताता है और पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं, तो उसमें अपराध बोध की भावना जन्म लेने लगती है। इसे ही बोलते हैं पहल शक्ति बनाम दोषिता, यानी कि पहल बनाम ग्लानि। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में जाना जाता है। देखिए फिर से बात की गई है यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में दोस्तों, आपको बता दें तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आत्म केंद्रण की अवस्था के बारे में एक्चुअली यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए मानव जो यहाँ पे हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कि जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होती हैं, यानी कि मानव विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया है, आपको पता है।
तो जो ये होता है, इसे हम जो डिफरेंट जो अवस्थाएं होती हैं मानव के विकास की, उसे हम कहते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। किस रूप में इन्हें जाना जाता है? मानव विकास की अवस्थाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि किस एज से लेके किस एज तक इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप में बताया गया है, अलग अलग तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न किस अवस्था में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ पे आत्म केंद्रण के रूप में इसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात की जा रही है बाल्यावस्था की, तो 5 से बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसका जो मुख्य होता है, जो विशेषता होती है वो होती है आत्म केंद्रण, यानी कि बालक अपने में ज़्यादा खुश रहता है, अपने आप काम करना पसंद करता है और वो स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो खुद ही खिलौने इकट्ठे करता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे टिकट इकट्ठी करके रखते हैं, या नोट, नकली नोट इकट्ठी करके रखते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें उनमें कलेक्ट करने की आदत होती है। सामाजिक भावना का अभाव होता है, वो समाज से दूर रहते हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है दूसरों से, अपने में लगे रहते हैं। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है, कल्पना जगत में विचरण, यानी कि सोचते रहते हैं, खोए रहते हैं अपने में ही कि हमें ऐसा करना है, ये करना है। और सीखने का स्वर्णकाल होता है, ये खतरनाक अपीली काल भी होता है। और ये देखिए प्राक विद्यालयी आयु होती है, स्कूल जाना शुरू करता है बच्चा। अजीबोगरीब अवस्था होती है, इसे बक्की अवस्था कहते हैं। और देखिए संस्कारों के निर्माण की आयु भी होती है, यानी कि बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, जो सिखाने की अवस्था होती है, चाहे वो टीचर के द्वारा स्कूल में सिखाए जाने की बात की जाए या घर में उसे किस तरह के संस्कार देने हैं, किस तरह से हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बच्चों को किस तरह से कहाँ पे बात करनी है, धीरे धीरे ये सब माता पिता के थ्रू जो है वो सीखने लगता है। तो इन सभी नामों से जो है जो बाल्यावस्था है उसे जाना जाता है। हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आ चुका है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि व्यवहार का स्मरण करना, ये यहाँ पे सही कथन नहीं है। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार व्यक्ति जो होता है वह नंबर 1 पे क्या होता है, देखिए अवलोकन, नंबर 2 पे होता है नकल, और नंबर 3 पे आता है आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, और समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित करना यानी कि नकारना ही सामाजिक अधिगम है। यानी हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि जो भी सीखना, जो अल्बर्ट बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम के 4 चरण होते हैं, यानी 4 चरणों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 पे होता है व्यवहार को जानना। सबसे पहले अवलोकन जो हमने नाम लिया, देखिए अवलोकन का मतलब होता है कि वो व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसे हम अवलोकन बोलते हैं। फिर नंबर 2 पे क्या आता है, देखिए नंबर 2 पे क्या आता है कि जो भी हमने देखा है, सुना है, उसे किस तरह से धारण करना है। यानी कि अगर अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, तो उन्हें हमें अपनाना है, तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर कुछ निगेटिविटी है हमारे चारों तरफ और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सही इफेक्ट नहीं है, अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो उसे क्या किया जाता है, उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हम इसे कहते हैं कि किन चीजों को हमें अपनाना है और किन चीजों को हमें नकारना है, यानी दूर रखना है अपने से। ये हमें समाज से सीखने को मिलता है, हमें अपने चारों तरफ की चीजों से सीखने से मिलता है। तो इसे 4 चरणों में बांटा गया है। देखिए नंबर 1 पे आता है अवधान, नंबर 2 पे आता है धारणा, नंबर 3 पे आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, और नंबर 4 पे आता है पुनर्वलन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए अवधान का मतलब होता है कि निरीक्षण करना, अवलोकन करना। धारणा का मतलब होता है कि व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में धारण करता है, उसको याद रखता है कि हमने जो देखा है तो उसे याद रखता है। नंबर 3 पे आता है कि पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी स्मृति को क्रिया में पुनः प्रस्तुत किस तरह से करना है, यानी कि जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं, वो प्रस्तुतिकरण में आता है। और नंबर 3 में आता है
व्यवहार का पुनर्वलन, सॉरी नंबर 4 पे आता है व्यवहार का पुनर्वलन, यानी कि पुनर्वलन यानी कि फिर से याद करके कि हमें कौन सी चीजों को अपनाना है और कौन सी चीजों को अपनाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे देखिए कि कौन सा शामिल नहीं होता है, तो ये होगा कि कौन सा शामिल नहीं है, क्योंकि नंबर 1 शामिल है, नंबर 2 भी शामिल है, नंबर 3 भी शामिल है। सॉरी दोस्तों, आपको मैंने गलत आंसर बता दिया था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हो सकता है आपने इससे पहले ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, लेकिन आपके लिए पढ़ना जरूरी है और हम उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आए हैं जो आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए ब्रॉनफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल होता है। देखिए बात की जा रही है ब्रॉनफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपने इससे पहले इनका नाम सुना है तो भी, नहीं सुना है तो भी सुन लीजिए कि बात की जा रही है ब्रॉनफेनब्रेनर के बारे में। देखिए दोस्तों ब्रॉनफेनब्रेनर एक रूसी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1976 में मानव विकास की व्याख्या करने वाले सबसे प्रभावशाली सिद्धांत में से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसे 4 या 5 चरणों के में इन्होंने विभाजित किया है या 4 या 5 तरह से समझाया है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको कि पहले वो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। नंबर 1 है माइक्रोतंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पे आता है मीजो सिस्टम। नंबर 3 पे आता है, आपको बता दें, एक्सो सिस्टम। नंबर 4 पे आता है मैक्रो सिस्टम और नंबर 5 पे आता है क्रोनो सिस्टम। सबसे पहले आता है माइक्रो, देन मीजो, देन एक्सो, देन मैक्रो एंड देन क्रोनो सिस्टम। इन 5 सिस्टम या तंत्र में इन्होंने विभाजित किया था अपने जो सिद्धांत को, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत को। और देखिए इनमें क्या होता है दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा हम बताते चलते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं माइक्रो के बारे में। देखिए माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यह बालक का प्रथम स्तर होता है। माइक्रो का मतलब कि जो बालक होता है वो घर के निकट रहता है, घर के पास रहता है, घर में ही रहता है। बच्चा जब छोटा होता है तो छोटे दायरे में रहता है, वो सिर्फ अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी और मतलब साथी संगी यानी घर के अंदर ही बच्चे को रखा जाता है। वो बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं और घर के लोगों से ही सीखता है, तो इसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मीजो सिस्टम आता है। मीजो सिस्टम में देखिए क्या होता है कि थोड़ा अपने घर के आसपास बच्चे को जाने की छूट मिल जाती है, साथी संगतियों के साथ खेलने की छूट मिलती है, पड़ोसियों के घर बर्थडे में जा सकता है बच्चा या थोड़ी देर के लिए जा सकता है खेलने, फिर वापस आ जाए। इस तरह से थोड़ा ज्यादा वो इंटरैक्ट होना शुरू कर देता है। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, देखिए तो स्कूल के कुछ उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको मिलते हैं, तो ये कहलाता है मीजो सिस्टम यानी कि मध्यमंडल तंत्र, ठीक है। अब नंबर 3 पे आता है, देखिए हमने आपको बताया है कि एक्सो सिस्टम। कौन सा आता है, एक्सो। एक्सो का मतलब तो बाहर होता है दोस्तों, एक्सो मीन्स बाहर, बाहर मीन्स एग्जिट। तो अब बच्चा बाहर निकलना शुरू करता है या खुद से वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको हम ले सकते हैं। या फिर देखिए एक्सो का मतलब होता है कि इसमें बालक जो होता है, सॉरी हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक्सो का क्या मतलब होता है कि बालक प्रत्यक्ष रूप से इस सिस्टम से जुड़ा नहीं होता। एक्चुअली एक्सो का मतलब यहाँ पे बाहर से ये मतलब है कि जैसे बच्चे के माता पिता हैं तो वो अपने स्कूल, अपने वो वर्किंग प्लेस में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या अपने जो किसी भी काम के लिए बच्चे जो है पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो वहाँ बच्चे को लेके नहीं जाते हैं, तो वहाँ से बच्चे का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे शामिल किया जाता है एक्सो सिस्टम में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पेरेंट्स से और उनके कार्यस्थल और पेरेंट्स के बाहर जाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है मैक्रो सिस्टम। इसमें मैक्रो का मतलब होता है कि अब दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि घर से, पड़ोसियों से बाहर जब बच्चा निकलता है तो देखिए आसपास जाना शुरू करता है। अब मैक्रो का मतलब तो बहुत दूर दूर भी हो सकता है या बाहर हो सकता है, यानी कि अब सांस्कृतिक मूल्यों के लिए समाज से इंटरैक्ट करना और इसमें देश की जो बातें हैं वो सारी शामिल की जाती हैं, यानी कि किस तरह से बच्चा बड़ा होने के बाद किस तरह से अपने
चारों ओर लोगों से इंटरेक्ट होता है, किस तरह से उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और वो किस तरह से अपने खुद के विचार बनाना शुरू करता है, अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचना शुरू करता है। तो बहुत बड़े स्तर पे जब ये बाहरी स्तर पे बात की जाती है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। और लास्ट होता है देखिए दोस्तों क्रोनो सिस्टम, जिसे घटक मंडल कहते हैं, क्रोमो नहीं क्रोनो सिस्टम है ये। इसमें छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं शामिल होती हैं। और देखिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार युद्ध की बात यहाँ पे की गई है कि युद्ध को किस तंत्र में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों बात की जा रही है क्रोनो सिस्टम की। किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए क्रोनो सिस्टम की बात ही की जा रही है, जिसमें जो है युद्ध को शामिल किया जाता है। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि युद्ध जो होते हैं वो क्रोनो सिस्टम में ही शामिल किए जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे गिरा दिया। किसने उसे गिरा दिया? सड़क ने उसे गिरा दिया है, धक्का दे दिया है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो देखिए नंबर 1 यानी कि आत्मकेंद्रण की, यानी कि पहले ही हमने आपको बता दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें बच्चा खुद पे ज्यादा विश्वास करता है, खुद में लगा रहता है, खुद का ध्यान देता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों देखिए अब हम आपको बता देते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे के द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया था जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था शामिल है। तो देखिए बता देते हैं कि जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी या विकासीय अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। कौन कौन सी अवस्थाएं? देखिए नंबर 1 पे जो है उन्होंने बोला था सेंसरी मोटर, यानी कि जन्म के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था। सेंसरी का मतलब होता है दोस्तों सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखना। किसके थ्रू सीखना? सेंस ऑर्गन्स, यानी कि बच्चा जो भी अपने चारों तरफ देखता है, सुनता है, टेस्ट करता है, स्मेल करता है, या जो भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी उसमें डेवलपमेंट होते हैं उसे कहते हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। नंबर 2 पे आता है देखिए जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा स्वयं पे ध्यान देता है, खुद में लगा रहता है, चीजों को गिनना, इकट्ठा करके रखना, रंगों को देखना, पहचानना, ये सब इसमें शामिल होता है। नंबर 3 पे आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 12 से 15 वर्ष की होती है। तो जीन पियाजे जी का जो कॉग्निटिव थ्योरी है यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसके बारे में जो अवस्थाएं होती हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र जो है 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री के कोण तक का सीमित हो तो वह व्यक्ति कैसा होगा। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि RPWD एक्ट है क्या। तो देखिए दोस्तों बात की जा रही है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज बिल 2016। RPWD, RP मीन्स होता है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी बिल 2016 एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अनुसार देखिए क्या होता है, आपको बता दें कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के रूप में इसे जाना जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, देखिए कि इसमें विकलांगता से उभरने के लिए जो है ये विधेयक पास किया गया था। और दिव्यांगजन या जो विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके लिए कुल 21 जो डिसेबिलिटीज जो पाई जाती हैं विकलांगों में, यानी कि 21 प्रकार की विकलांगता के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं इस एक्ट के अनुसार। उसे हम कहते हैं RPWD एक्ट 2016। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की विकलांगता के बारे में,
दृष्टि, किस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है।